नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एबीपी माझामध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. अहमदाबादमधून माझे सहकारी हिरेन राजगुरू जे काँग्रेस पक्षाचं काम पाहत होते ते जोडले गेलेले आहेत. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आजच गुजरात मधल्या निवडणुकांची घोषणा झालेली आहे. 182 विधानसभेच्या जागेसाठी, त्याच्यामध्ये 13 जागा या एसटी साठी आणि 27 जागा या एसटी साठी रिझर्व्ह आहेत. तिथं अशी निवडणूक होऊ घातलेली आहे की या निवडणुकीच्या आधी आपल्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी विकास कामाचा धडाकाच लावला. और हिरेन भाई, ऐसा कि ये इलेक्शन जो है इसकी तरफ महाराष्ट्र का इसलिए ज्यादा ध्यान जा रहा है क्योंकि बिल्कुल 2 महीने में जो महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हुई है उस हर चीज को गुजरात के इलेक्शन से जोड़ा गया है. जितने भी प्रोजेक्ट का वहां पे अभी इनॉग्रेशन हुआ है वो महाराष्ट्र से गए हैं या फिर महाराष्ट्र में इस तरीके का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि चूंकि गुजरात का चुनाव है इसलिए ये सब प्रोजेक्ट वहां पे जा रहे हैं. तो मेरा सबसे पहले सवाल तो यही है, नरेंद्र मोदी देश के पंतप्रधान है और वो देश के पंतप्रधान रहते हुए भी उनको बार बार गुजरात में आना पड़ रहा है और उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है क्योंकि आम आदमी जैसा जो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता है वो पॉलिटिकल राइवल आप सामने आ रहा है गुजरात में. आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? देखिए, ये पहला ऐसा चुनाव नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार गुजरात आ रहे हैं. जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से गुजरात में चुनाव जब भी आए हैं, चाहे वो असेंबली के चुनाव हो या कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, तब भी नरेंद्र मोदी का दौरा यहाँ पर रहता ही है. तो मैं ये बात नहीं मान रहा कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यहाँ पर ज्यादा हो गया है. वो पहले भी आते थे और इस बार भी आ रहे हैं. वो खुद प्रचार करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी वो एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फेस है. लोग उनको वोट करते हैं, ऐसा मेरा मानना है. भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है कमल, उससे ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी के नाम पे और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट करते हैं. तो ये एक रीजन हो सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रचार करने आ रहे हैं. तो अब सीधा ये मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ. ये जो नैरेटिव है कि महाराष्ट्र से या फिर अन्य राज्य से बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं बिल्कुल चुनाव के पहले वहां पे लेके जा रहे हैं और उनका बड़े जोरदार से इनॉग्रेशन कर रहे हैं. देखिए, ये जो एयर एम्बुलेंस की शायद आप बात कर रहे हो, तो ये वो जो प्रोजेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि वो लास्ट मोमेंट पे महाराष्ट्र की बजाय गुजरात आ गया. उसकी बात पहले से गुजरात में चल रही थी. हमारे यहाँ पर धोलेरा सर करके एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया गया है. अगर उस पे आप नजर डालिए तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. और जब नरेंद्र मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से वो डेवलप हो रहा है. 1, 2 या 3 कंपनियों के लिए ये नहीं बनाया गया है. ये काफी सारी कंपनियां, हालांकि 200 प्रोजेक्ट के लिए वो पूरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यहाँ पे बनाया गया है. जब वो उनकी शुरुआत हुई, उनकी नींव रखी गई, तब से लेकर अगर आप उस एरिया के आसपास के रोड वगैरह का डेवलपमेंट देखो तो आपको पता चल जाएगा कि किस दीर्घ दृष्टि से ये बनाया गया है. मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आपको बता दूं कि ये सडनली नहीं हुआ है. पहले से बातचीत चल रही थी. हाँ, अभी आप या कोई भी ऐसा बोल सकता है कि गुजरात में चुनाव है इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लाए गए. वाइब्रेंट समिट सबसे पहले बना, उसके बाद हालांकि वो लगातार चलते रहे. तो तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि राजस्थान या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का चुनाव है इसलिए यहाँ पे वाइब्रेंट समिट हो रहे हैं. वो तो आपको भी अभी आप क्या देखते हैं आज की स्थिति में, क्योंकि राजू साहब तो मेरे अच्छे दोस्त थे और लोकसभा के चुनाव के लिए और फिर राज्यसभा के चुनाव के लिए मैं गुजरात में घूमा था. और जब मेरी उनसे बात होती थी तब उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की राज्य स्तरीय नेतृत्व की तब जरूरत थी तो शायद उस समय वो उनके पास था. तो आज के तारीख में क्या स्थिति बन रही है? कांग्रेस कहाँ रहेगी, आम आदमी पार्टी कहाँ रहेगी और बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, शुरुआत में आम आदमी पार्टी से करना चाहूंगा क्योंकि पूरे गुजरात में अगर आज चर्चा किसी और की जब सबसे ज्यादा जो हो रही है तो वो बेशक
आम आदमी पार्टी की हो रही है, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो रही हो या अर्बन स्तर पे हो रही हो या रूरबन जो सेमी अर्बन माना जाता है, वहां पे सभी जगह पे चर्चा आम आदमी पार्टी की हो रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। जब आपने बताया कि राजू सातव के साथ आपके अच्छे संबंध रहे, तो मेरे भी उतने ही अच्छे संबंध थे। वो भी मानते थे कि एक नेतृत्व यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, जो शायद इस बार भी नहीं मिल पा रहा है, या जो नेतृत्व मिला है उसे बाकी के जो गुजरात के यहाँ के स्थानीय नेता है वो सपोर्ट नहीं करते दिख रहे हैं। इस बार भी जब जब कैंडिडेट डिसाइड करने की बात आती है तो हर कोई अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में जाए ऐसा मान रहा है, और इसलिए ही 2-3 बार दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी हो गई, इस बार एक बार सीईसी की मीटिंग भी हो गई, लेकिन अब तक काफी कम ऐसी सीटें हैं जहां पे नाम कांग्रेस डिसाइड कर सके। हाँ, कांग्रेस के चुनावी रणनीति की अगर बात करें, प्रचार की अगर बात करें, तो अभी 1 तारीख से यहाँ पे 5 जोन में अलग अलग यात्राएं शुरू हुई है कांग्रेस की, जिसका नाम रखा गया है परिवर्तन संकल्प यात्रा। उससे पहले यूथ कांग्रेस की यात्रा 2 शुरू हुई थी, उसमें ज्यादा जन समर्थन मिला था। बात करें भाजपा की, तो भाजपा को सरकार जाने का बिल्कुल डर नहीं है। एक बात सीधी आपको बता ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में सरकार जाने का डर नहीं है। डर उनको इस बात का है कि उनका जो वोट शेयर है वो घटेगा, और वोट शेयर वो घटाना नहीं चाहते। इसीलिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कल से यहाँ पे आए हैं और आगे 3 दिन रुकने वाले हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की अगर वोट शेयर कम होता है तो किस पार्टी की वजह से कम होगा? क्या पिछली बार जिस तरीके से क्लोज फाइट हुई थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्या वही नजारा इस बार भी हम लोग देखेंगे गुजरात में? बिल्कुल, देखिए, फाइट इस बार क्लोज ही रहेगी। पिछली दफा की जितनी ही क्लोज फाइट रहेगी, वोट अगर आप ऐसा मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से, गुजरात में आने से कांग्रेस के वोट घटेंगे, तो ये आधा सच है, क्योंकि पूरा सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट भी घटेंगे। इसीलिए शायद आप देखते होंगे तो बार बार से एक स्टेटमेंट बीजेपी की ओर से आ रहा है, अर्बन नक्सल। ये लोग बार बार अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि उनके वोट ना कटे, भले ही वोट कांग्रेस के कटे, लेकिन दोनों के कटेंगे, ये बात तय है। और भारतीय जनता पार्टी में अभी बात यह है कि पिछली दफा 2017 में वो 99 पे अटक गई थी, तो इस बार उनको इससे आगे भी जाना है और अपना वोट शेयर जो अभी अभी घटता दिखाई दे रहा है, जो कि काफी सारे सर्वे हुए, सभी सर्वे में एक ही बात सामने आती है कि मान लीजिए सरकार तो बीजेपी की बन रही है, लेकिन वोट शेयर जो है वो वोट शेयर कम होता दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लिए वो है कि उनके वोट शेयर कम होते दिख रहे हैं। अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस इस बार ग्रास रूट पे अच्छा काम कर रही है। पिछली बार भले ही राहुल गांधी के यहाँ पे बहुत सारे दौरे हुए, जनसभाएं हुई, रैलियां हुई, वो चारों जोन में आपको दिखते हैं, भीड़ भी दिखते हैं, लेकिन फिर भी लगता था राहुल गांधी की सभा जनसभा में भीड़ दिखते नजर आते ही लगता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जो रिजल्ट आया वो चौंकाने देने वाला आया, क्योंकि वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। कारण ये रहा कि पिछली बार सब नेता या मान लीजिए कि शहर जिला के जो प्रमुख वगैरह सब लोग थे, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने में ही रह गए। उन्होंने जो ग्रास रूट का काम करना चाहिए, बूथ लेवल का काम करना चाहिए, वो नहीं किया। तो रिजल्ट इस बार आपका ये कहना हिरेन कि 2 अधिक 2 4 ये जो राजनीति में हम लोग जो अरिथमेटिक जोड़ना चाहते हैं वो कभी सही नहीं होता। आपको लग रहा है कि ये जरूरी नहीं कि कांग्रेस का ही वोट आम आदमी पार्टी काटेगी, जैसे कि पंजाब में हमने देखा है। मैं ये देख रहा हूं कि आम आदमी की तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। वो नैरेटिव ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात के बड़े नेता है, यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शायद हो सकता है कि उनके मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में गुजरात में अच्छा काम हुआ हो, लेकिन वो जब से दिल्ली में गए हैं तब से गुजरात जो है वो बिल्कुल अलग रास्ते पे गया है। तो मैं ये देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के बजाय वहां का जो लोकल नेतृत्व है, जैसे सीके पाटिल है और जो वहां के मुख्यमंत्री है, उनके कार्यशैली को टारगेट करने की बात आम आदमी पार्टी शायद कर रही है। बिल्कुल, ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं कर रही है, क्योंकि पिछले कई सारे चुनाव
कि आप अनुभव देख लीजिए, जब जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पे टारगेट किया था तो कांग्रेस को मुंह की खाने का नतीजा आया था। जैसे मौत का सौदागर वाली बात थी। एग्जैक्टली मौत का सौदागर, फिर वो मणिशंकर अय्यर के वो शब्द जो मैं दोहराना नहीं चाहता, वो काफी सारी बातें। तो जब जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पे पर्सनली अटैक किया है तो वो उल्टा दाव हुआ है कांग्रेस के लिए, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि वो नरेंद्र मोदी को टारगेट करके गुजरातियों की भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए वो बार बार टारगेट कर रहे हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल को, वो बार बार टारगेट कर रहे हैं यहाँ के CM को, और सबसे ज्यादा अगर आम आदमी पार्टी के निशाने पे कोई रहता है तो वो है हमारे यहाँ के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी। गोपाल इटालिया आपके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बार बार वो एक ही नाम लेते हैं, वो है हर्ष संघवी, और दूसरा नाम लेते हैं CR पाटिल। तो ये उनकी रणनीति है, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के नेता ऑन कैमरा भी कई बार बोल चुके हैं, चाहे ईसुदान गढ़वी हो, चाहे गोपाल इटालिया हो, मनोज सोरठिया हो, कई बार ऐसा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के बड़ा प्रधानमंत्री है, वो अच्छे हैं, उनको वहां रहने दीजिए। तो ऐसी कई बार उनके जो निवेदन है वो भी सामने आए हैं, तो वो टारगेट नरेंद्र मोदी को नहीं। ये थोड़ा विस्तार से जानना है आपसे कि आम आदमी पार्टी का वहां का जो स्थानीय नेतृत्व है, जैसे एक पत्रकार हैं जो बहुत पॉपुलर थे, वो खुद कहते हैं कि मैं इतना पॉपुलर था कि मैंने कई करोड़ पैसे जो है किसानों के खाते में डाले मेरे शो की वजह से, कई मैंने एडवाइस गवर्नमेंट को दी, उसकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ काम करने पड़े हैं। जहां तक मैं देख रहा हूं बिल्कुल उनके साथ में भीड़ भी दिखती है। तो जो दो वहां के नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो क्या करते हैं? आम आदमी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे है? और जैसे आपने अर्बन नक्सलाइट की बात की, वो नैरेटिव क्या सच में उनके आगे में जाएगा? और फिर वो नोट वाली बात देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा पंजाब के चुनाव के। ग्रास रूट की हम बात कर ले, कार्यकर्ताओं की बात कर ले, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी नई नहीं थी, इतनी पुरानी नहीं थी कि वहां पे उसका सफिशियंट संगठन रहा हो कि उनको पहली बार में ही चुनाव जीता दे, लेकिन फिर भी वहां पे वो चुनाव जीत गए। उसकी पीछे की वजह उन्होंने लोगों को जो दिए वचन वो है, और वहां की प्रजा शायद मान लीजिए कि जो पुरानी पार्टियां थी वहां की, तो उसमें अकाली दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी हो, उससे शायद उब गई थी, तो उनको कुछ चेंज करना था, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना। अब हम यहाँ की बात कर ले तो अर्बन नक्सलाइट है, वो यहाँ पे जो अर्बन स्तर पे रह रहे हैं लोग, उन पे असर कर रहा है, नो डाउट, वो ऐसा भी मान रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें कि अरविंद केजरीवाल की यहाँ की गुजरात में जो उन्होंने गारंटी दी है, मुफ्त बिजली की गारंटी दी है, यहाँ पर भी उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की गारंटी दी है, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया देने की बात की है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है, तो वो ज्यादातर यहाँ पे नहीं चली है। मुफ्त बिजली वाली अगर बात करें तो वो जितनी दिल्ली में जितना लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो गुजरात की जनता उतना एक्सेप्ट कर नहीं रही है। हाँ, लेकिन दो बात है, वो जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो जो आरोग्य की बात कर रहे हैं, तो जनता उस बात को, उस गारंटी को स्वीकार रही है, वो मान रही है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, और अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा करता है तो गुजरात में उसको चांस देना चाहिए। ये बात गुजरात के कई इलाकों में आपको सुनने मिल सकती है। रही बात नोटों की, तो ये मैं मान रहा हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के लिए चर्चा या डिबेट का सब्जेक्ट हो सकता है, सामान्य जनता है उसको आप करेंसी पे किसका फोटो दो, कोई लेना देना नहीं है। मैं तो थोड़ा विस्तार देखता हूँ हिरेन भाई, इसको तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं, हिंदुत्व के मुद्दे पे भी बीजेपी को शायद टैकल करने की बात हो रही है। जैसे दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने किया था कि जब वहां बड़े एजुटेशन हो रहे थे तो उन्होंने अपने आप को मास्क कदम किया था, और नेशनलिज्म की बात तो वो भी कर रहे हैं। बात अगर जो हिंदुत्व पे आ रही है कुलकर्णी साहब, तो आप मुझसे भी ज्यादा अनुभवी हो, जहां पर हिंदुत्व की बात आएगी तो बीजेपी को कोई तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी की उसमें मास्टरी कह लीजिए आप, बीजेपी की उस पे पकड़ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो कई बार ऐसा भी देखने मिला है कि आम आदमी पार्टी की ओर से ऐसा कुछ निवेदन भी आए, लेकिन उसको पता चल जाए कि ये बूमरैंग होने वाला है, तो तुरंत वहां से वो हट जाएंगे, और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। अब देखिए,
पंजाब में या दिल्ली में, पंजाब में सरकार बनी तो वहां पे गांधी जी का फोटो नाम सब हटा दिया आम आदमी पार्टी ने। और गांधी जी हमारे यहाँ के गुजरात के थे, तो गुजराती होने के नाते लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर के लिए वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सामान्य लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कि हाँ, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि गांधी जी के लिए सबको गर्व है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को गर्व है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। ठीक है हिरेन भाई, दूसरी बात, आपने 2 मुख्यमंत्री बदले हैं बीजेपी ने, तो क्या चीजें हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है, जिसको रेक्टिफाई करने की कोशिश जारी है अभी? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बदलने का एक रीजन था, तो वो था कोरोना। जब ये कोरोना महामारी आई तब पता नहीं कि सरकार सही ढंग से उसको टैकल नहीं कर पाई, इसलिए उसे बदलना पड़ा, पता नहीं। लेकिन हाँ, गुजराती लोग हैं, इमोशन यहाँ पे ज्यादा होता है। जो कतारें हमने देखी अस्पताल के बाहर 108 एम्बुलेंस में दर्दियों को दवाई नहीं मिल रही थी, कालाबाजारी हो रही थी दवाइयों की, चाहे वो इंजेक्शन हो या फिर कोई दवाइयां हो। तो इस तरीके से जो बातें सामने आई, लोगों में उसके लिए बहुत ही नाराजगी के अलावा भी अगर कुछ होता है नफरत, तो वो आ गई उस टाइम पे। तो इसलिए इसको कवर करने के लिए ये पूरी की पूरी सरकार, जबकि पहले जो बात आई थी वो सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की बात आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप भी जानते हैं कि नए नए प्रयोग करने में वो माहिर है, तो उन्होंने ये भी प्रयोग कर लिया गुजरात में कि क्यों ना पूरी सरकार ही बदल दी जाए। तो इसलिए ये पूरी सरकार बदली गई। पिछले जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के आनंदीबेन थे, तो सबको पता है कि जो यहाँ पे पाटीदार आंदोलन हुआ था, तो उसकी वजह से उसको बदलने की नौबत आई थी। ठीक है हिरेन भाई, उसमें अभी देखिए कांग्रेस के पास हार्दिक पटेल नहीं है, अल्पेश ठाकुर भी अभी नहीं है, तो उसका कांग्रेस पार्टी के प्रोस्पेक्ट पे कितना असर पड़ेगा? और पिछली बार जिस तरीके से स्थानीय स्वराज्य संस्था के इलेक्शन में 2017 में कांग्रेस पार्टी को बहुत जगह पे यश मिला था, शायद वो बात अभी बनी नहीं है। राहुल गांधी भी अब अपनी खुद की यात्रा में बिजी चल रहे हैं। कांग्रेस को आप कहां देखते हैं? उनके पॉजिटिव्स क्या है, उनके निगेटिव्स क्या है? देखिए, कांग्रेस 2017 के वक्त जहां पे थी, आज वहीं पर भी खड़ी है, वहीं पर ही खड़ी है, ना आगे है ना पीछे है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हार्दिक पटेल 2017 में कांग्रेस के साथ थे, अल्पेश ठाकुर 2017 में कांग्रेस के साथ थे, फिर भी सरकार तो नहीं बना पाए। सीटें वो ले आए 77, लेकिन इतनी सीटें तो नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी 60-65 सीटें कांग्रेस की यहाँ आती रही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हार्दिक पटेल आज उसके साथ है या नहीं है, अल्पेश ठाकुर आज कांग्रेस के साथ है या नहीं है। बात यह है कि पिछली दफा कांग्रेस ने ग्रास रूट पे कोई वर्क ऐसा नहीं किया था कि उनका जो पारंपरिक वोटर है, जो बरसों से, कई सालों से, कई सदियों से उनको वोट देता आया है, वो बूथ तक पहुंचे और उनको वोट दे। लेकिन इस बार ये बात देखने मिल रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी में बूथ लेवल का जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से किया है और उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती है तो कई सारी बात मिलकर ही चुनाव जीता जाता है। ये कांग्रेस को इस बार पता चला है, ना कि बड़े चेहरे को कंधे पे बिठा के लाके वो जिस समुदाय से आता है उसको खुश कर लिया जाता है। ये बात कांग्रेस समझ गई है और इसीलिए शायद ऐसा लग रहा है कि अगर राहुल गांधी कम भी यहाँ पे आए तो यहाँ की कांग्रेस को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार 2017 में राहुल गांधी को सर पे बिठा के घूमने वाले नेता भी जीत नहीं पाए। राइट, तो मेरा भाई कांग्रेस से जुड़ा हुआ ये आखिरी सवाल है। खाम यानी कि वहां SC ST और आदिवासी का जो पॉपुलेशन है उसको भूला नहीं जा सकता, चाहे बीजेपी कितना भी प्रयास करे, लेकिन एक बेल्ट बना हुआ है जो कांग्रेस के साथ में रहता है। दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो रूरल पार्ट्स ऑफ द गुजरात है वो भी शायद कांग्रेस पार्टी के साथ में बहुत ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस को वहां पे जो भी सीटें मिलती है। तो आज की तारीख में अर्बन
और सिटी एरिया और रूरल, उसमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं? और दूसरी जो बात मैंने जो जो कास्ट अरिथमेटिक की बात की, तो वहां पे सभी पार्टियां कहाँ पे खड़ी हैं? देखिए, अगर बहुत पहले की बात करें तो सब लोग, सब कास्ट कांग्रेस के साथ ही रहती थी। बाद में ऐसा हुआ कि जो सवर्ण समाज है वो भाजपा के साथ गया और भाजपा की नींव ही गुजरात में सवर्ण समाज ने रखी। ओबीसी समुदाय है, आदिवासी समुदाय है और माइनॉरिटी समुदाय है, वो पहले से कांग्रेस के साथ रहे हैं। लेकिन पिछले कई सालों से ओबीसी और जो आदिवासी समुदाय है उसमें बंटवारा हुआ, वो काफी सारे लोग भाजपा की ओर जाने लगे और इस हिसाब से ही भाजपा यहाँ पे इतने साल तक राज करती रही। इस बार की अगर बात करें तो इस बार आदिवासी समुदाय जो है वो भाजपा से काफी नाराज दिख रहा है। कितने प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिली है। ओबीसी समाज की अगर बात करें तो पूरा ओबीसी समाज कांग्रेस के साथ है या पूरा ओबीसी समाज भाजपा के साथ है वो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ज्यादातर ओबीसी समाज जो है वो कांग्रेस के साथ आज भी खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा वो जो परसेंटेज है वो काफी कम है। माइनॉरिटी समाज की अगर बात करें तो माइनॉरिटी समाज सालों से माफ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ खड़ा है। हालांकि थोड़ा सा परसेंटेज बीजेपी का बड़ा है इस बार कि माइनॉरिटी समुदाय भी बीजेपी को पसंद कर रहा है, उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस बार यहाँ पे आपको भी पता होगा सद्दुद्दीन ओवैसी एमआईएम वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है और वो सब ऐसी सीटें पसंद कर रहे हैं कि जहाँ पे माइनॉरिटी समुदाय के लोग वोटर्स ज्यादा हो, तो वो पक्का नुकसान कांग्रेस को करेंगे, क्योंकि वो भाजपा के इतने वोट है नहीं जो भाजपा के वोट वो काटेंगे, तो वो सब काटेंगे वोट कांग्रेस के ही काटेंगे। और इस बार यहाँ पर बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी और कांग्रेस जो कि काफी सालों से गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार ये गठबंधन नहीं होने जा रहा है। तो इस बार अगर मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी समुदाय ज्यादा नाराज है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो 2 या 3 सीटें ऐसी है कि जहां पे कांग्रेस को या तो नुकसान होगा या कम वोट मिलेंगे। और किसान और व्यापारियों की और रूरल और अर्बन की अगर बात करें तो अर्बन देख लीजिए, अर्बन में भारतीय जनता पार्टी है और उनका जो ग्रास रूट का वर्क है वो इस तरह का है कि अर्बन में कांग्रेस आज के दौर में भी मजबूत नहीं है और आने वाले कई समय लग जाएगा अर्बन में फिर से कांग्रेस को मजबूत होने में। रूरल की अगर बात करें तो जैसी परिस्थिति अर्बन में भाजपा की है मजबूताई की, वैसे ही परिस्थिति रूरल में कांग्रेस की है मजबूताई की। काफी सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब जब रिजल्ट सामने आते हैं, जब जब पता चलता है कि इस बैठक का, ये तालुका पंचायत या ये जिले की बैठक का ईवीएम ओपन हुआ, उसमें से इसको इतना मत ज्यादा मिला, इतना कम मिला, तो वो पता ही चल जाता है जब ईवीएम में उसका खुलता है तब कि ये वोट जाएंगे भाजपा को या ये वोट जाएंगे कांग्रेस को। लेकिन इस बार ये जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि आम आदमी पार्टी न सिर्फ कांग्रेस को नुकसान करेगी, उसका वोट काटेगी, लेकिन कई सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पे वो भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान करेगी। तो इस बार आपके पहले से अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। आपके पत्रकारिता का अनुभव और जो चैनल के अलग अलग प्रेडिक्शन, उसको देखते हुए मैं आपसे ये प्रेडिक्शन जानना चाहता हूँ कि 182 जो सीटें हैं, आप कहाँ देखते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को? उसमें हो सकता है कि 10% से लेके 30% प्लस माइनस। आखिरी सवाल जी कुलकर्णी साहब, आप मुझसे आंकड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं और वो मैं स्पष्ट ही आपको बताऊंगा। अभी तक जो मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता आ रहा हूँ और इतने सालों में जिस तरीके का चुनाव का माहौल मैंने देखा है और फिर रिजल्ट जिस प्रकार से आए हैं वो मैंने देखा है, तो इस बार मुझे लगता है कि 120 या 125 के आसपास
भारतीय जनता पार्टी रहेगी। पिछली दफा कांग्रेस जो 77-78 तक पहुंची थी, क्योंकि एक दो निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे थे कि जहां पे कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं रखे थे, उसने सपोर्ट किया था, तो वो भी उनमें गिन लेते हैं। तो 77-78 रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की सीटें घटती हुई मुझे नजर आ रही है, और यहाँ तक नजर आ रहा है कि कांग्रेस के इस बार के जो बचे हुए बड़े नेता, क्योंकि काफी सारे बड़े नेता तो हार चुके हैं और हारते आ रहे हैं पिछले 2-3 बार से, तो बचे हुए जो बड़े नेता है वो भी इस बार हार जाए, ऐसी शक्यता मैं देख रहा हूँ, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो कांग्रेस की अगर बैठक की बात करें तो वो मुझे लगता है कि 55 to 65 अराउंड रहेगी। चलिए हिरेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप और कुछ बताना चाहते थे? कुछ रहा है? जी, गुजरात में आम आदमी पार्टी इस बार लड़ तो रही है पूरी की पूरी 182 पे, लेकिन मैं अगर देख रहा हूँ तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3। 2 या 3? हाँ, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को 2 या 3 जगह मिलेगी? वो भी पिछले 2 दिन का जो डेवलपमेंट हुआ, अल्पेश कथीरिया जो यहाँ पे पाटीदार अनामत आंदोलन के हार्दिक पटेल के दूसरे स्थान पे आते थे। हार्दिक पटेल पहला चेहरा था, और उसके बाद अगर कोई चेहरा आता है तो वो अल्पेश कथीरिया आता था। वो आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं सूरत सिटी में, पाटीदार मान लीजिए या आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, या फिर पाटीदार अनामत आंदोलन का असर मान लीजिए, तो उससे वो वहां पे काफी पॉपुलर है। तो उसके हिसाब से अगर 1-2 बैठकें आ जाए तो ठीक है, बाकी मैं नहीं मानता कि कुछ ज्यादा बैठक आम आदमी पार्टी को यहाँ मिले। लेकिन हाँ, एक बात है कि सबसे ज्यादा डर अगर बीजेपी को कोई है, और वो अगर होता है, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर, क्योंकि अगर वो 6% पे पहुंच जाता है तो मैं मान रहा हूँ कि वो फिर राष्ट्रीय पार्टी के दावेदार भी हो सकता है। और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल को, उनका जो बनारस का इलेक्शन है तब से उनको फॉलो करता हूँ, उनके कई लोगों से बात भी करता हूँ। तो दिल्ली के उनके जो नेता है, उनका ये मानना है कि शायद गुजरात में उनको 40 से लेके 60 तक सीटें मिल सकती हैं। लेकिन चूंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जो रिपोर्टर ग्राउंड पे रहते हैं तो उनका अनुमान हमेशा सही रहता है। मैं आपको ये बता दूं हिरेन भाई कि ये जो शो है हमारा, वो हमारा जो एबीपी माझा का यहाँ पे जो शो चलते हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो है। ऑडियंस उसको हर दिन लाखों की संख्या में देखते हैं। तो मुझे आपसे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि ऑडियंस के मन में जितने सवाल थे उनका आपने सटीक जवाब दिया। और मैं गुजरात में आऊंगा तब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा ही, और आपसे बात भी होंगी। हम ये प्रयास करेंगे कि हर 15 दिन के बाद, हर 8 दिन के बाद वहां पे जो माहौल बन रहा है, आप जो जिनका नाम सजेस्ट करेंगे उन लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे लाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलिए, एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।